हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बिग बॉस 16 का आज का एपिसोड इतना फालतू, इतना इरिटेटिंग, इतना डल और इतना बोरिंग एपिसोड था कि मैं शब्दों में अभिव्यक्त भी नहीं कर सकता। और जिस तरह से बिग बॉस की, सुंबुल की और सुंबुल के अब्बाजान की जो मिली भगत गठबंधन हमें देखने को मिली है। कहने को बिग बॉस बोलता है कि डुम्बुल, आपके पिताजी की तबीयत जो है ना वो थोड़ी सी नासाज है, तो कन्फेशन रूम में उनका कॉल आया है। और अगर सुंबुल के पिताजी बीमार हैं तो सुंबुल सबसे पहले क्या पूछेगी, पापा आप ठीक तो हो ना, आपने दवा ली, सब कुछ खैरियत से तो है ना। लेकिन नहीं, वहां तो सुंबुल के अब्बाजान एक अलग ही राग छेड़ना शुरू कर देते हैं। मेरे बच्ची, आंसू मत बहाना मेरी बच्ची, तेरे अश्क के एक एक कतरे का मैं बदला लूंगा। इस टीना के मुंह पर लात मार और शालीन को उनकी औकात दिखा दे मेरी बच्ची। तूने टीना को अपना दोस्त बनाया था, लेकिन उसने तेरी पीठ में खंजर भोंक दिया। और शालीन तेरे लिए फादर फिगर, कौन सा फादर फिगर बे, कैसा फादर फिगर बे। ये जो स्टेटमेंट था ना डुम्बुल के पप्पा का कि वो तुम्हारे बाप जैसा, भाई मतलब सुंबुल के कितने बाप है, तुम हो ना, बस उसके अलावा और कौन सा बाप चाहिए उसको। ये जो कॉन्वर्जेशन हो रही थी ना सुंबुल और उसके प्यारे पप्पा जान के बीच में, इस कॉन्वर्जेशन में साबित हो गया कि सुंबुल और उसके पप्पा जान कितनी लीचड़ मेंटेलिटी के हैं। मैं चाहता तो सुंबुल के पप्पा जान को बाप भी बोलता, बट ठीक है, पप्पा जान तक ही रहते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ इसके सुंबुल के लिए स्पेशली कॉल पर कॉल आए जा रहे हैं, कभी अब्बा जान खुद आ जाते हैं, कभी उनका कॉल आ जाता है। और यहाँ पर डुम्बुल के पापा और बिग बॉस की, स्पेशली बिग बॉस की जो मिली भगत और कैसे बिग बॉस ने पब्लिक को मैनिपुलेट करा। पहले तो बोलता है, डियर डुम्बुल, ये जो सर्कमस्टेंसेस है ना ये काफ़ी अनयूजुअल है, तुम्हारे पापा के लिए कॉल आया है और तुम अभी बाहर जा नहीं सकती हो, लो चलो बात कर लो, हारी बीमारी का चक्कर है। हारी बीमारी तो गई तेल लेने। एक 40 साल के आदमी ने 18 साल की लड़की को घुमा करके रखा है। 18 साल की लड़की दूध पीती बच्ची है क्या? वो तो खुद को एडल्ट बोलती है, वो सिगरेट पी सकती है और वो नाच लेगी। जिस तरीके से ये सुंबुल के अब्बाजान जो है वो हर पॉसिबल वे से टीना और शालीन को ही गलत ठहरा रहे हैं। तुम्हारी लड़की कोई दूध पीती बच्ची तो है नहीं। तुम आए तो थे शो में, तुमने ज्ञान दिया था अपनी लड़की को कि दूर रहना, वो दूर रही क्या? वो तो उस एपिसोड के बाद ही आहा मेरे जिगर के टुकड़ों, आओ गले लग जाओ। तुम्हारी खुद की लड़की में दिक्कत है तौकीर साहब, अपनी लड़की को समझाओ। तुम दूसरे की लड़की को नीचा दिखा रहे हो अपनी लड़की को ऊपर उठाने के चक्कर में। क्या टीना किसी की लड़की नहीं है क्या? या शालीन किसी का लड़का या किसी का बाप नहीं है क्या? वो भी 40 साल का है, उसका भी बाहर बच्चा है। तुम क्या मतलब दिखाना क्या चाहते हो कि तुम्हारी जो बच्ची हो गई सती सावित्री है? शालीन ने थोड़ी बोला कि मेरी जैकेट पहन करके घूमो, जैसे तुम वो कह रहे थे कि उसकी जैकेट पहन के घूमते रहते हो, तुम तो मतलब फादर फिगर समझती हो। मतलब यार कोई इतना गलत कैसे हो सकता है यार। मतलब ये जो सुंबुल के पापा, इनके लिए ना मेरे मन में थोड़ी रिस्पेक्ट थी, लेकिन नहीं, यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने अपनी बेटी के ब्लंडर का ठीकरा किसी और के ऊपर फोड़ दिया, भाई साहब ये तो सरासर गलत है। और इसके ऊपर बिग बॉस पहले तो अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस का बहाना बनाता, फिर बाद में बोलता था, डियर डुम्बुल, ये जो कॉल आया था आगे से ऐसा होना नहीं चाहिए था, हमें लग रहा था कि हारी बीमारी का लफड़ा होगा, लेकिन नहीं, ये बहुत ही घटिया है और काफ़ी निंदनीय है। इस बार तो हम चीज़ों को लेट गो कर देते हैं, लेकिन आगे से अगर ऐसा कुछ हुआ ना, हमें बोला कुछ और कॉल में बात करी कुछ और, तो भाई इसके कड़े परिणाम देखने को मिल सकते हैं। क्या परिणाम देखने को मिलेंगे बे? आप तो मतलब बंदे को नॉमिनेट कर दोगे, इससे ज्यादा कड़े परिणाम हमें क्या देखने को मिलेंगे? व्हाट अ जोक, आई एम जोकिंग। और इन सब के ऊपर देखिए बिग बॉस का दोगलापन, या फिर सलमान खान जो अक्सर कहते रहते हैं, नहीं नहीं नहीं, इस शो में कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है और कंटेस्टेंट जो करते हैं वो स्वेच्छा से करते हैं, बाहर से हम कोई इनपुट या फिर कोई भी चीज फोर्स नहीं करते हैं। जबकि सुंबुल के प्यारे पप्पा जान एक नहीं बल्कि दो बार ये कोशिश कर चुके हैं कि बाहर से चीजों को थोपा जाए, और किस कदर बाहर से मतलब इतना भर भर के ट्यूशन दिया जा रहा है। शायद यही हो सकता है मेकर्स का एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। हाँ हाँ हाँ, अब तक हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था ना कि किसी के फैमिली वाले आएंगे और इस कदर शो में घुस जाएंगे। कितना अच्छा लग रहा है ना ये मेकर्स का एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वाले झुंझुने की आड़ में कुछ भी कर देना अपनी मनमर्जी से। बाहर से किसी के अब्बा जान को पहले सेट पर ले आना, फिर उनसे फोन करवा देना, भाई अब बचा क्या है, वाइल्ड कार्ड बना करके घर में भेज दो, फिर दोनों बाप बेटी मिल करके शालीन और टीना से लड़ लेंगे, फिर वहां घर गृहस्थी खेलेंगे। और ये कभी सौतन कभी सहेली, वैसे ये कभी सौतन कभी सहेली वाला डायलॉग मैंने अपने रिव्यू में बोला है, और सौंदर्या ने यहाँ पर ये वाला डायलॉग बोला था कि यार ये टीना सुंबुल इनके बीच में तो कभी सौतन कभी सहेली। तो अर्चना बोलती नहीं नहीं, साली आदि घर वाली, और शिव को सुंबुल का भाई बना दिया और साजिद को अब्बाजान बना दिया, उसके 2 गोद लिए बच्चे। अर्चना और सौंदर्या की बातें काफी फनी लगती हैं, लेकिन इन फनी बातों के बीच में सौंदर्या ने मेकर्स की क्या पोल पट्टी खोली थी कि ये कलर स्पेसेस हैं, ये तो भाई बाहर नहीं जाने वाले हैं, आगे जाएंगे। और वो अर्चना जिसके बारे में कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि डीएसके अर्चना को सपोर्ट करो, वो मेकर्स को एक्सपोज कर रही है। साजिद के खिलाफ बोलना मेकर्स को एक्सपोज करना नहीं होता है बाल बंधुओं, लेकिन आपको समझाए कौन। जिस तरह से यहाँ पर सौंदर्या ने मेकर्स की पोल पट्टी खोली, और सौंदर्या बार बार बोलती रहती कि मेकर्स
मेकर्स बायस्ड हैं, लेकिन ये अर्चना जो कि दबंग है और जस्ट बिकॉज कि वो साजिद के पीछे पड़ गई या अब्दू के पीछे पड़ गई तो मेकर्स को एक्सपोज कर दिया। लेकिन ये अर्चना मेकर्स के फिक्स्ड विनर्स को या कलर्स फेसेस को टॉप 5 में ले जाने की जो स्ट्रेटजी होती है, ना ना बहन ऐसा थोड़ी होता, ना ना ये तो अब्बाएं उठती रहती है, ऐसा कुछ नहीं होता, हमको लगता था बाहर से स्क्रिप्ट होती, ना 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 ना। ये जो अर्चना ओवर एक्टिंग कर रही थी ना, इसके 50 रुपए कटने चाहिए। वो जो टीना की दवा का क्या था पर्चा प्रिस्क्रिप्शन, अरे ये स्क्रिप्ट दिखेगी, मतलब बाहर इसको शीतल ने, मनीषा ने और वो जयपुरिया मैडम ने इतना ज्यादा इसको ट्यूशन दे दिया है। आई थिंक 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा और दिए होंगे कि अर्चना हर पॉसिबल वे से ये कलर्स फेस की जो थ्योरी डीएसके ने फैलाई है ना, इसको डिफेंड करो कैसे भी करके। नहीं, कलर्स फेस नहीं जीतते हैं। हलवा क्वीन कलर्स फेस, सिद्धार्थ शुक्ला कलर्स फेस, ये चुबीना कलर्स फेस, फेकस्वी कलर्स फेस, ये कलर्स फेस ही थे ना, या फिर जुपिटर या फिर प्लूटो के फेस थे। तो कैसे यहाँ पर अर्चना जो है ना, वो मेकर्स ने उसको कुछ पैसे एक्स्ट्रा दिए हैं तो भर भर के ओवर एक्टिंग कर रही थी, या फिर चोर की दाढ़ी में तिनका वाला तेवर दिखा रही थी। अरे वो पर्चा हटा लो, नहीं तो स्क्रिप्ट दिखेगी, फिर डीएसके बोलेगा देखा स्क्रिप्ट। अरे डीएसके इतना बेवकूफ और पागल नहीं है जो एक पर्चे को देख करके कुछ भी बोलना शुरू कर दे। मैं अच्छे से पैटर्न डिकोड करता हूँ और अर्चना के बारे में पहले भी बोल चुका हूँ कि इसको मेकर्स ने प्लांट किया है। सलमान खान वीकेंड पर क्या बोल रहे थे जग्गा को कि आप जैसे आग में घी डालती हो वो अनऑर्गेनिक है, लेकिन अर्चना जिसको कि मेकर्स ने पर्पसली प्लांट किया है, जैसे पीछे के सीजन में राखी सावंत को प्लांट करते थे, कभी भूतनी, कभी जूली, कभी कुछ मंजुलिका, कभी वो रितेश को लेकर के आ जाती थी, मतलब कैसी वो फेक पंथी करती थी, वही फेक हरकतें ये अर्चना कर रही है। लेकिन लोग बोलते थे डीएसके आप अर्चना को डिफेंड क्यों नहीं करते हो, वो मेकर्स को एक्सपोज कर रही है या मेकर्स की सस्ती वकील बनकर के बैठी हुई है आपकी प्यारी डेयरिंग दबंग गुलमटी चमची पप्पू पार्टी की अर्चना, जो खुद एक चमची है, उसे सब चमचे ही लगते रहते हैं। वैसे एक चीज और, मुझे अक्सर कमेंट आते रहते हैं कि भाई वो साजिद द मॉलेस्टर हैरेसर, उसके पीछे शिव क्यों पूछ बनकर के घूमता रहता है, क्यों उसके खिलाफ विद्रोह नहीं करता। कितने लोगों ने विद्रोह कर लिया, ये आपकी सोकॉल्ड दबंग महिला, ये खुद साजिद को साजिद जी और ये महानता की मूरत जो कि यहाँ पर साजिद को चीटर बोल रही थी, ये साजिद के नाम क्या कि जी क्यों लगाती हैं या साजिद सर क्यों बोलती हैं, इन्होंने कौन से विद्रोह कर दिए। ये जी लगाना या सर करना क्या ये चमचे और गुलमटे की निशानी नहीं है क्या? तो चमचा और गुलमटा सिर्फ आप एक इंसान को ही बोलोगे या फिर जितने भी लोग सर जी लगाते हैं उनको भी आप गुलाम बोलोगे? नहीं, वहां नहीं बोलोगे, वहां प्रिटी कन्वीनियंटली नहीं हमको नहीं देखना, हम तो बस एक ही इंसान पे देखेंगे, कौन है? शिव ठाकरे। अरे हाँ वो रहा चमचा। लेकिन अर्चना ना उधर नहीं बोला जाएगा, बिल्कुल नहीं बोला जाएगा, वो तो रियल लाइफ में भी चमची है भाई साहब। अर्चना और उसकी बातों के बारे में एक ही बात कहूंगा, अर्चना की बातें इज इक्वल टू गधे की लातें। अब ये जो मैंने बात कही कि अर्चना की बातें इज इक्वल टू गधे की लातें, ये सेम लॉजिक अप्लाई होता है बिग बॉस के ऊपर भी। पहले तो डुम्बुल और उसके पिताजी की बात करवा दी, उसके बाद बिग बॉस पल्ला झाड़ लेता कि देखो ऐसा ना डुम्बुल, हमें तो भाई लगा था कि तुम्हारे पापा की तबीयत खराब होगी, लेकिन जो बातें उन्होंने कही है ना ये आपत्तिजनक हैं, घटिया हैं और इस तरह की बातें आगे नहीं होनी चाहिए। अगर बिग बॉस ये बातें इतनी आपत्तिजनक थी तो आपने ये बातें अलाउ क्यों करी? आपने वहीं पर फोन काट क्यों नहीं दिया? क्या वहां पर खोपड़ी पर किसी ने बंदूक रखी थी क्या? जैसे कि नॉमिनेशन टास्क में आप बंदूक वाला कुछ खेल खिला रहे हो, गोली मारो नॉमिनेट कर दो, क्या ऐसे ही कोई बंदूक आपकी खोपड़ी के ऊपर भी थी क्या कि नहीं डुम्बुल और उसके पिताजी की पूरी बात होनी चाहिए, बीच में कॉल कट नहीं होगा? तो यहाँ बिग बॉस भी खेल रहा है। बिग बॉस तो इस सीजन में खैर कह के खेल रहा है। खैर ये डुम्बुल की उसके पिताजी के साथ बातचीत होती है, उसके बाद तो इस एपिसोड में निब्बा निब्बी की लव स्टोरी चलती रहती है। ये सौंदर्या जो कि गौतम को स्पाइनलेस बोलती थी कि शालीन से बात क्यों कर ली, और ये शालीन जिसने इतना मजाक उड़ाया था इस सौंदर्या का, कांटा लगा मदर इंडिया, कितने ज्यादा गुर्दे छिल गए थे ना इसके सौंदर्या के, जब सलमान खान ने सौंदर्या को क्लिप दिखाए थे कि कैसे शालीन मजे ले रहा था इस सौंदर्या के और गौतम ने कोई स्टैंड नहीं लिया था। ये सौंदर्या जो गौतम को रोकती रही, टोकती रही कि शालीन से बात मत करना, इधर गौतम गया, इधर शालीन से निकटता बढ़ा ली सौंदर्या ने। कभी चाय बना रही हैं, कभी शक्कर मांग रही हैं, कभी कुछ, और शालीन तो भाई अपने फ्लर्टिंग मोड में वापस आ चुका है। उसे टीना भी चाहिए, उसे डुम्बुल भी चाहिए, अब उसे सौंदर्या भी चाहिए। और ये सारी चीजें देख रहा होगा बाहर बैठा हुआ गौतम, वो सोच रहा होगा कि क्या लड़की थी भाई, इसके चक्कर में पूरे गेम को खल्लास करवा बैठा। और ये लड़की अब उसी इंसान के साथ इतनी ज्यादा नजदीकियां बढ़ा रही है जिस इंसान से बात करने के लिए मेरे ऊपर रोक लगा दी थी इस बौंदरिया ने। वैसे गौतम है एक नंबर का बेवकूफ, ये गौतम और इसी की नाम राशि वाली वो गौरी, ये गोगो बाहर बैठ करके देख रहे होंगे पोगो की कैसे अर्चना और जग्गा मग्गा ने इनका पत्ता कट कर दिया। मुझे आश्चर्य होता है, ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट करते हैं जो कहते हैं भाई गौरी ने ऐसा ऐसा बोला, भाई गौतम ने ऐसा ऐसा बोला। वो गौतम है
एंड वो गौरी जिनको खेल का ABCD पल्ले नहीं पड़ा, आप उनकी बातों को इतना सीरियसली ले लेते हो कि गौतम ने ऐसा बोला, गौतम ने ये बोला, गौतम ने वो बोला, गौतम ने बोला कि शिव ठाकरे उसको कुर्सी से मारने जा रहा था। अच्छा, बिग बॉस की आंखें फूट गई हैं, सलमान की भी आंखें फूट गई हैं और आप लोग ये इमेजिन करते हो कि गौतम ने कुछ भी बोल दिया तो हम आंख मूंद करके यकीन कर लेंगे। गौतम है किस में, ना 3 महीने 13 में उस लपट झंडिस को तो एक लड़की बेवकूफ बना गई नेशनल टीवी पर, और आप लोगों को लगता है कि गौतम ने करा बड़ा खुलासा। अगर वो इतना ही ज्यादा होशियार था या होशियार चंद की पहली औलाद था तो फिर शो में क्या कर रहा था? वहां पर वो क्यों शिव के सपोर्ट में खड़ा हो गया था? जब वो ये आर्गुमेंट चल रहा था वहां उसने कैमरे पर क्यों नहीं बोला हाँ 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 बिग बॉस इसने कुर्सी उठाई थी? वहां तो गौतम के मुंह में दही जम गया था। और अब बाहर आकर के वो कुछ भी बक देगा, फिर लोग आएंगे मेरे को ट्वीट करने या फिर मुझे मैसेज करेंगे भाई गौतम ने खुलासा करा, गौतम ने खुलासा करा। कौन सा खुलासा करा है गौतम ने? गौतम इतना होशियार चंद की पहली औलाद होता तो अपने गेम पर फोकस कर लेता, शो में टिका होता, बाहर से कमेंट या कमेंट्री नहीं कर रहा होता। ना गौतम ना ही गौरी। गो 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 गो, ये ना क्राइम मास्टर गो गो, ये बैठ करके देख रहे होंगे पोगो। खैर यहाँ पर बिग बॉस ने हमें एक अतरंगी खेल दिखाया है सत्ता परिवर्तन का, जहां पर सिर्फ नाम के लिए सत्ता परिवर्तन का झुंझुना था भाई साहब। अल्टीमेटली कान ऐसे पकड़ने के बजाय ऐसे पकड़ेंगे, फिर ऐसे ही पकड़ लिया और शिव ठाकरे बन गया है कप्तान। लेकिन आप यहाँ बिग बॉस का दोगलापन देखिए, जब तक साजिद खान कप्तान था बिग बॉस ने कहीं कोई इंटरफेयर नहीं करा। अब क्या है कि शिव ठाकरे कप्तान बन चुका है, अब आप देखिएगा कैसे बिग बॉस बार बार कूदेगा, जंप करेगा कि कुछ भी करके ये जो राजाशाही वाला जो सिस्टम है, शिव ठाकरे को यहाँ कितने टोटल 3 लोगों को सेव करने का अधिकार मिला ना। एक तो वो खुद सेव हो गया और टीना का एहसान चुका दिया और निम्रत को सेव कर लिया, तो मतलब यहाँ 3 लोग सेव हुए हैं। अब जरा पीछे पलट के देखते हैं तो अब्दू जब कैप्टन बना था तो 4 लोगों को सेव करने का अधिकार मिला था। अब्दू के बाद साजिद खान जिन्होंने हम शक्ल या हिम्मत वाला जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, उन्हें अधिकार मिलता है राजा बनने का, और अपने साथ साथ टोटल 5 लोग और यानी कुल मिलाकर के 6 लोगों को सेव करने का अधिकार मिलता है। तो वो खुद तो सेव हो जाते हैं, फिर अब्दू, शिव और ये MC स्टैन, सुम्बुल और निम्रत, मतलब टोटल 6 लोग वहां सेव हुए। और यहाँ शिव ठाकरे जब राजा बना है तो सिर्फ 3 लोग सेव होते हैं इंक्लूडिंग शिव, निम्रत और टीना, बाकी सब भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जैसे लोगों को सेव करने की जो संख्या है ना वो यहाँ पर कम हुई है, क्या पता शिव की राजाशाही के दिन भी कम कर दे बिग बॉस और कोई भी अफलातूनी रीजन दे करके शिव को तख्त से मतलब बेदखल कर देंगे, क्योंकि शिव क्या है, वो बॉलीवुड मंडली का है नहीं ना, और वो बाहर की कंट्री से भी नहीं आया है जैसे कि अब्दू। इन तमाम बातों से तो एक ही चीज निकल के आती है कि बिग बॉस के रूल सबके लिए समान नहीं है, किसी को ज्यादा पावर मिलते हैं, किसी को कम पावर मिलते हैं। और ये अब्दू के पहले जितने भी कप्तान बने थे उनको सबको सिर्फ एक ही इंसान को सेव या फिर नॉमिनेट करने का मौका मिलता था, लेकिन जैसे अब्दू कैप्टन बना 4 लोग सेफ हो गए, और जब साजिद खान कप्तान या राजा बना तो टोटल मिलाकर के 6 लोग सेफ हो जाते हैं। उसके बाद बिग बॉस बोलते थे कि कोई बायस्ड नहीं है, हम सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। अगर इक्वली ट्रीट किया जाता है तो सबको समान रूप से वो पावर मिलनी चाहिए, लेकिन ये बिग बॉस का खेल है और इसी को बोला जाता है एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। और आई थिंक ये जो टास्क हुई थी यहाँ पर सत्ता हस्तांतरण की, इसमें भी एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड क्या, हमें लग रहा था कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, सामने वाली टीम बाजी मार जाएगी, लेकिन हुआ क्या, वही ढक 3 पात। अब इस टास्क के अंदर अनएक्सपेक्टेड वाला ट्विस्ट क्या था? अनएक्सपेक्टेड वाला ट्विस्ट यही था कि सामने वाली टीम कितनी भी कोशिश कर ले, अल्टीमेट फैसला तो साजिद का ही होना है, और साजिद अपने गैंग के लोगों को ही सेव करेगा। और सामने वाले जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ईयरपीस में, ईयरपीस याद रखिएगा कि कैसे कान के अंदर ईयरपीस यहां पर सबको दिए गए थे, तो हम क्यों ना माने कि जो झगड़े झमेले होते हैं इसके लिए भी ईयरपीस आते होंगे, जो कि हमें नहीं दिखाए जाते। पिछले सीजन में तेजस्वी और निशांत के लिए ईयरपीस आए थे, और यहाँ तो ये टास्क ही ईयरपीस के थ्रू हो रही थी। और यहाँ पर ये टीना कितनी बेवकूफ थी, और ये अर्चना, टीना को लग रहा था कि जो भी बातें वो दे रही है अंदर ज्ञान के रूप में अर्चना को, वो बातें शिव को पता नहीं चलेंगी, लेकिन शिव को सारा खेल समझ में आ रहा था। लेकिन चूंकि राजा जो है साजिद खान, उन्होंने एक वर्ड दे दिया था, वचन दे दिया था कि टीना को हम प्रायोरिटी पर रखेंगे, तो टीना और निम्रत को ये प्रायोरिटी में रख लेते हैं। और टीना का कहीं ना कहीं एहसान भी शिव चुका देता कि भैया तुमने हमारे लिए लॉयल्टी दिखाई, लो हमने तुमको पिक कर लिया, अपना हिस्सा फुट्टुस हो गया, अब आगे से कोई उम्मीद मत रखना। अब उम्मीद से मुझे एक नहीं कई सारी बातें याद आई। यहाँ पर फिर से जग्गा मग्गा की उम्मीद टूट गई कि पावर उनके हाथ में आएगी। और जब से ये जग्गा हारी है शिव ठाकरे से, वो कैप्टनसी वाली टास्क जहाँ पर गौतम ने एक अपना अलग ही फैसला दिया था,
उसके बाद से जब जब इन्हें अपॉर्चुनिटी दी है बिग बॉस ने ये शिव या शिव के गैंग को हराने की, हर बार ये जग्गा मग्गा खुद ही हार जाते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए टास्क कैसी दे रहे थे, पानी पियो, या फिर जिस तरह से वो अंकित ने बचकानी टास्क दी अब्दू को कि 15 बार साजिद पे लिप टू लिप किस कर लो। मतलब ऐसी कोई टास्क देता है क्या? टास्क ये हो सकती थी कि भाई जाके टॉयलेट साफ करो जब तक मैं ना बोलूं, या फिर पानी भर भर के लाओ, या फिर मेरी शान में एंथम गाओ, या फिर मेरी तारीफें करो जब तक मैं ना बोलूं, या फिर खुद को बेवकूफ़ बोलो, या फिर अपने ही ग्रुप के लोगों को कुछ ऐसे मतलब उनको रोस्ट करो, या बोलो वो चमचा है, गुलमटा है। यहाँ पर तो यार मतलब अर्चना इन सब का दिमाग घास चलने चला जाता है। ऊट पटांग टास्क देते हैं, नमक खाओ, वो कोई नमक खाएगा क्या? वो हेल्थ इश्यू होता है। और सबसे बड़ा पावर जो यहाँ बिग बॉस ने ऑलरेडी साजिद को दे ही रखा था, और ये टास्क हारने या जीतने का क्राइटेरिया क्या था? आपके कान से ईयरपीस। अरे भाई साहब, मतलब यहाँ पर सामने वाली टीम को सिर्फ 10 या 20% चांस थे जीत के, बाकी ये 70 से 80% चांस तो इनके मतलब राजा की टीम के ही थे कि ये अपने ही हाथों हार सकते हैं। जैसे कि निम्मो ने बेवकूफ़ी दिखा दी। भाई निम्मो कहाँ से वकालत मतलब करी हुई लगती है? ये तो जिसका केस लड़ेगी सबसे पहली तारीख में उसका केस ही हरवा देगी जाकर के। खुद ही अपने हाथ से ईयरपीस निकाल दिया। ईयरपीस तो अब्दू ने भी निकाला था, लेकिन यहाँ पर संचालक साजिद तो ओपन चीटिंग कर रहे थे भाई साहब, और वो तो लाउडली चिल्ला भी रहा था, संचालक चीटर है, संचालक चीटर है, संचालक चीटर है। खैर यहाँ पर शालीन को और सौंदर्य को और टीना को एक अधिकार मिलता है कि भाई किंग मेकर बन जाओ, जहाँ पर शालीन 50 रुपए की ओवर एक्टिंग करता है और इधर उधर की बातें करके इवेंचुअली ये लोग शिव के नाम पर एग्री कर जाते हैं कि शिव जो रहेगा वो कप्तान बनेगा। वहीं ये जो जग्गा है ये ऑलरेडी एक घोषणा कर देती कि भाई साहब वो कुछ भी करके साम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए, वो शिव को कप्तानी से हटवा कर ही मानेगी। और शिव को भी कहीं ना कहीं इस बात का एक आभास हो चुका है, इसीलिए शिव ने अर्चना को महामंत्री का पद ऑफर कर दिया, क्योंकि शिव जानता है कि घर में कोई भी कप्तान बनता है अर्चना में ज्यादा चूल काटती है बगावत करने की या फिर सामने वाले की कैप्टनसी को बर्बाद करने की। तो यहाँ पर अर्चना कुछ सोचे, कुछ कर पाए, इसके पहले ही शिव उसको महामंत्री का एक पद ऑफर कर देता है। अब क्या है कि मीठे मीठे तरीके से, प्यारे प्यारे तरीके से वो अर्चना को इस्तेमाल करना चाहता, सो दैट शिव का जो टेन्योर है कैप्टनसी का या फिर राजाशाही का, वो अच्छे तरीके से निभ जाए। अब अर्चना तो भाई साहब अपने हिसाब से चलती है, वो शिव की बात मानेगी या फिर अपने हिसाब से बगावत करेगी, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। ये रहा है इस एपिसोड का मोटा मोटा सा हाल। और इन चीज़ों के अलावा ये शिव और निम्रत बात करते रहते हैं, टीना शालीन मतलब इनका लवलबाटा फेक है, ये है वो है। वही निम्रत के ऊपर जो अब्दू का क्रश था, इसके ऊपर भी मैटर थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है, लेकिन साजिद एंड ये सब मिलकर के बातें संभाल लेते हैं। वहीं जग्गा ने कान भर दिया सौंदर्या के कि गौतम गया था तब गौतम की आंखों में तेरे लिए कोई प्यार या कशिश नहीं थी, वो तो शिव ने जबरदस्ती तेरे ऊपर उसका हाथ रखवा दिया, अदरवाइज वो तो ऐसे ही जा रहा था, कोई प्यार वगैरह कुछ नहीं था। वहीं अर्चना की बड़ी बड़ी बातें कि सौंदर्या अगर ये टीना बाहर इससे प्यार मोहब्बत करेगी ना, तू जो बोलेगी ना मैं वो कर जाऊंगी। ना शालीन इसको पूछ रहा है, ना ये इसको पूछ रहा है। मतलब ये कंटेस्टेंट अच्छे से जानते हैं कि ये कितने फेक हैं, कितने रियल है। उसके बावजूद बिग बॉस क्या बोलता है, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। हमें तो डे वन से ही सारी चीजें फेक और अनऑर्गेनिक दिखाई दे रही हैं, तो यही समझ जाइए कि मेकर्स कैसे पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। एंड जनता को बेवकूफ बनाने का जो पैटर्न है ना बिग बॉस का, वो इस एपिसोड में भी देखा। पहले डुम्बुल के पिताजी का कॉल, फिर ये जो टास्क डिजाइन करी थी, भाई इतनी मोनोटोनस और बोरिंग टास्क। सामने वाली टीम को भी बैटिंग का मौका मिलना चाहिए ना। अब क्रिकेट का मैच अगर आप देख रहे हैं या खेलने जा रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना होता कि एक ही टीम बैटिंग करती रहे और सामने वाले सिर्फ बॉलिंग या फील्डिंग करते रहे। मजा तो तब आता है ना जब मुकाबला बराबरी का हो। जैसे कि हमें ये काफी इंटरेस्ट देखने में कि जब जग्गा मग्गा को पावर मिलता है, वो राजा रानी बनते हैं, तो वो किस तरीके से चीजों को चला पाते हैं, किस तरीके से घर को कंट्रोल कर पाते हैं। कंट्रोल से एक बात मुझे याद आई, यहाँ पर बिग बॉस ने एक तंज मारा था ना, या टास्क जब शुरू हो रही थी कि शातिर दिमाग की महिला जग्गा, आप जाकर के खोपड़ी में बैठो, हम देखते हैं कि क्या आप अंकित के अलावा और लोगों को कंट्रोल कर पाती हो। तो अंकित क्या बोलता है, नहीं नहीं सर, ये मुझे कंट्रोल नहीं करती। एंड 5 मिनट के बाद यही अंकित वो सारी चीजें करता जो कि बाहर से जग्गा बोलती, अंकित टाइम ड्यूरेशन वाली टास्क दी, अंकित वो 3 मिनट में 1 लीटर पानी वाली टास्क दे, अंकित ये कर, अंकित वो कर। और अंकित वही सारी चीजें कर रहा था जिसके बारे में शिव बोलता भी है ना अभी बोल रहा था कंट्रोल नहीं करते, और बाद में कंट्रोल करता रहा। तो हर एपिसोड में जग्गा मग्गा जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसके उलट ही वो व्यवहार करते हैं। मतलब जितना वो बड़ा थूकते हैं, उससे कहीं ज्यादा वो चाट जाते हैं। कौन? जग्गा और मग्गा। और इस एपिसोड में भी उन्होंने थूका चाटा वाला अंदाज दिखाया। कंट्रोल नहीं होता हूँ सर मैं किसी से, मैं किसी के वश में नहीं चलता हूँ, लेकिन अंकित ऐसा करो, अंकित वैसा करो, हाय गाइस आई एम बैक।
मेरा ये मानना है कि ये जो टास्क हुई थी यहाँ पर अगर बिग बॉस साजिद को विशेष अधिकार नहीं देते तो मुकाबला बराबरी का रहता, लेकिन यहाँ पर साजिद हर चीज़ को कैंसिल कैंसिल करे जा रहा था। उधर से अंकित कुछ बोले तो इधर कैंसिल, उधर से प्रियंका ने कुछ बोला तो इधर कैंसिल, उधर अर्चना कुछ बोलती तो कैंसिल। अब साजिद एज संचालक अपने रूल बना रहा है, अपने नियम थोप रहा है, तो जग्गा मग्गा को प्रॉब्लम है और बड़ी ही कन्वीनियंटली जग्गा मग्गा भुला बैठे कि ऐसे ही 2 वीक पहले गोल्ड माइनिंग वाली टास्क हुई थी जहां पर सदी की सबसे महान महिला, फेयरनेस की मूरत और सेल्फ प्रोक्लेम्ड सच्चाई की मूरत ने अपने रूल बना लिए थे, तब उन्हें चलता है। लेकिन अब वही चीज़ घूम फिर करके उनके ऊपर आ गई तो वो ग्रेसफुली स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। यही है बिग बॉस का खेल। आप जब पावर में रहते हो तो आप भी अनफेयर होते हो, अपने लोगों को प्रेफर करते हो, प्रायोरिटी देते हो। वही चीज़ कोई और कर दे तो सडनली वो चीज़ आपके लिए अनफेयर हो जाती है। और शायद ये जो कंटेस्टेंट की यही वाली पर्सनैलिटी बिग बॉस हम सबके सामने दिखाना चाहते हैं, लाना चाहते हैं कि ये जो कंटेस्टेंट हैं जब खुद का नंबर आता है तो ये मर्यादा की सारी हदें पार कर जाते हैं, अनफेयर से भी एकदम नेक्स्ट लेवल के अनफेयर हो जाते हैं। लेकिन जब वही अनफेयर चीज़ें घूम फिर करके इनके ऊपर आती हैं तो ये ग्रेसफुली उन चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और ये टास्क आई थिंक इन कंटेस्टेंट की उसी साइड को एक बार फिर से रिवील करने की एक निंजा टेक्निक थी। आपका क्या मानना है इन तमाम बातों के बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।